Welcome back to Dev Tutorial, episode 2 of How do Organism Reproduce. क्लास 10th का चैप्टर है, बताइए। एमसीक्यूज, आई होप आप सबने आंसर अच्छे दिए होंगे और जिनके सही होंगे उनके कमेंट्स पे मैंने लाइक कर दिया होगा और जिनके गलत होंगे उनके कमेंट पे मैंने लाइक नहीं किया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड सेकंड में। तो पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डीएनए की कॉपी क्रिएट करना एक बेसिक इवेंट है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। डीएनए की 2 कॉपीज ही क्यों बनती हैं, एक कॉपी क्यों नहीं? और अगर कॉपी बनानी ही है तो 3 कॉपीज क्यों नहीं? आई समझ? वाई 2 कॉपीज? देखो, हमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक एग्जिस्टिंग सेल से 2 न्यू सेल्स बनाने हैं। एक सेल है जो हमारे पास है, उससे हमें 2 न्यू सेल बनाने हैं, जिसे डॉटर सेल भी बोलते हैं। 2 न्यू सेल बनाने होते हैं, एक सेल से 2 न्यू सेल बनाने होते हैं। तो दोनों न्यू सेल को डीएनए की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्या? जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए, इसकी इंफॉर्मेशन दोनों को मिलनी चाहिए, इसलिए 2 कॉपीज लगती हैं एक, और इसलिए वो सेपरेट हो जाती हैं। पहली बात, 2 कॉपीज क्यों? क्योंकि 2 न्यू सेल बने हैं, तो एक कॉपी इसको मिल गई, एक कॉपी इसको मिली, तो इसलिए चाहिए भी 2, और इसलिए सेपरेट भी वो 2 साइड हो जाते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ताकि ये इसकी हेल्प से अपने आप को कॉपी कर ले और ये इसके हिसाब से। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल डीएनए की 2 कॉपीज बनाई जाती हैं, एक कॉपी एक न्यू सेल के लिए और दूसरी कॉपी दूसरे न्यू सेल के लिए। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, 1 सेल डीएनए कॉपिंग, टू डीएनए कॉपीज फॉर सेल 1 सेल 2, इसलिए 2 में वो 2 डीएनए कॉपीज सेपरेट हो जाती हैं। अगर सिर्फ 1 डीएनए कॉपी होती तो 2 न्यू सेल्स बनने के बाद एक सेल के पास डीएनए की कॉपी होती और दूसरे के पास नहीं होती, एक अकेला रह जाता। ठीक है, और अगर 3 कॉपीज बना दें तो 2 न्यू सेल्स के लिए तो ठीक है, बट एक एक्स्ट्रा कॉपी अननेसेसरीली बच जाती। इस प्रोसेस में हमें 2 न्यू सेल्स के लिए डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसलिए यहाँ 2 डीएनए कॉपीज को इम्पोर्टेंट बोला गया है। 2 डीएनए कॉपीज को ही इम्पोर्टेंट बोला गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, अच्छा मान लो डीएनए की 2 कॉपीज बन गई, तो दोनों कॉपीज को सेपरेट करना ज़रूरी क्यों है? क्या दोनों कॉपीज को एक ही जगह रहने नहीं दे सकते? है ना? तो आंसर है नहीं, हमें 2 सेल्स बनाने हैं आगे जाके। तो अगर 2 सेल्स बनाने हैं तो उस 2 कॉपीज डीएनए को दोनों में सेपरेट करके देना होगा, ताकि उनको काम करने में आसानी हो। ऐसा में फिर क्वेश्चन आता है, सिर्फ डीएनए मिलना इनफ है? सिर्फ डीएनए मिलना इनफ है? ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, वाई 2 कॉपीज? फिर 2 कॉपीज को सेपरेट, वाई सेपरेट, वो भी बता दिया मैंने। अब है, सिर्फ डीएनए मिलना इनफ है? मान लो हमने डीएनए की एक कॉपी बना ली और उसे सेल से बाहर पुश कर दिया, क्या वो न्यू डीएनए कॉपी खुद एक लिविंग सेल बन जाएगा? आई समझ? डीएनए की कॉपी बना ली हमने और उससे सेल से बाहर फेंक दिया,
ठीक है, डीएनए की कॉपी बना दी। तो क्या वो न्यू डीएनए कॉपी खुद एक लिविंग सेल बना सकता है? खुद एक बन सकता है लिविंग सेल? नहीं, क्योंकि एक लिविंग सेल सिर्फ डीएनए से नहीं बन सकता। एक लिविंग सेल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डीएनए से नहीं बना होता। उसमें याद है क्या बोला था? सेल अपैरेटस भी होता है, जो कि क्या करता है, मशीनरी का काम करता है, ताकि सेल अपना लाइफ प्रोसेस जो भी उसने करना है वो कर पाए। ठीक है, ऐसे में ये पिछले वाले में बता दिया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। क्या वो दो सेल एकदम आइडेंटिकल होंगे? आर द टू सेल्स एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? अगर एक सेल से दो सेल्स बने और दोनों को डीएनए कॉपीज मिली, ठीक है, एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं ना, एक सेल से दो जो सेल बनते हैं उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल बने, डीसी डीसी। क्या ये दोनों एक दूसरे में एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे? जरूरी नहीं। क्यों? दोनों सेल सिमिलर होंगे, सिमिलर यार ना, सिमिलर इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। लेकिन एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होना गारंटी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? इसको समझने के लिए हमें डीएनए कॉपिंग प्रोसेस को थोड़ा और केयरफुली देखना होगा। डीएनए कॉपिंग एक क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन। डीएनए कॉपिंग एक क्या है? इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन सर वो क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction that takes place in a living organism or cell। मतलब अ केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। और यार ना, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं होती। ऐसे में यानी क्या मतलब इसका? यानी डीएनए कॉपिंग के टाइम कुछ बदलाव, कुछ वेरिएशन या चेंजेस बोल लो, आ सकते हैं। वेरिएशन का क्या मतलब? वेरिएशन
अब आता है वर्ड वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब एक डिफरेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब जिस स्पीशीज से वो इंडिविजुअल बना है उसमें और उस स्पीशीज में जिससे वो बना है और वो खुद, उन दोनों में थोड़ा बदलाव आना। अगर सेम स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स में कोई छोटा डिफरेंस हो तो उसे वेरिएशन कह सकते हैं। ऐसे में ये इस डेफिनेशन का मतलब है। देखो डीएनए कॉपिंग के टाइम आने वाली चेंजेस की वजह से न्यू डीएनए कॉपी ओरिजिनल डीएनए से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए न्यू डीएनए कॉपीज सिमिलर होती हैं बट आइडेंटिकल या टू द ओरिजिनल नहीं होते। अब आई समझ क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वेरी बायोकेमिकल रिएक्शंस रिलायबल ना होने की वजह से वेरिएशन डीएनए कॉपिंग में आती है। ठीक है, क्या हर वेरिएशन अच्छी होती है? इज एवरी वेरिएशन is good? Is every variation good? Answer is no. क्या हर वेरिएशन सही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ वेरिएशन इतनी ड्रास्टिक हो सकती हैं कि न्यू डीएनए कॉपी उस सेलुलर अपैरेटस मतलब उस मशीनरी के साथ प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाता जो उसे इनहेरिट हुई हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में न्यू बॉर्न सेल मर सकते हैं। ऐसे समझ, जब वेरिएशन इतनी बदल जाए कि सेल के अंदर जो मशीनरी सेल अपैरेटस है वो सेल्स के लाइफ प्रोसेस को हेल्प ही नहीं कर पाए, तो उस केस में न्यू बॉर्न सेल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर वेरिएशन इतनी हार्मफुल नहीं होती। बहुत सारी वेरिएशन ऐसी भी हो सकती हैं जो ऑर्गेनिज्म को इमीडिएटली हार्म नहीं करती, एकदम झटके में हार्म डेड नहीं करती। इसलिए जो सेल्स सरवाइव करते हैं वो सिमिलर होते हैं बट थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो सरवाइव कर जाते हैं। आई समझ? क्या वेरिएशन गुड है? नहीं, क्योंकि कुछ ड्रास्टिक वेरिएशंस ड्रास्टिक मतलब बड़ा चेंज, क्या करती हैं ड्रास्टिक वेरिएशन? न्यू डीएनए ड्रास्टिक वेरिएशन से न्यू डीएनए कॉपी उस सेलुलर अपैरेटस के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर पाती जो उसे मिला है, इनहेरिट हुआ है। ऐसे में मेरा, इसलिए थोड़ी वेरिएशन होना सही है
बट ज़्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन होना लीड्स टू डेथ ऑफ द न्यू सेल्स। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, वेरिएशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखा। ठीक है, लेकिन वेरिएशन हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएशन इज नॉट ऑलवेज द प्रॉब्लम। एक्चुअली रिप्रोडक्शन के टाइम वेरिएशन का होना एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? वेरिएशन का होना एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन is important for the evolution at the time of at the times of रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम वेरिएशन का होना एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन मतलब, ये तो येलो पेन यूज करता हूँ तो फिर येलो से लिखने लग जाता हूँ। क्या मतलब एवोल्यूशन? जनरेशनल चेंज, मतलब जनरेशन जनरेशन जैसे आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे चेंज आते रहता है। जनरेशनल चेंजेस, क्या जनरेशन चेंजेस मतलब जैसे जैसे आप आपके बच्चे उनमें कुछ बदलाव होगा और उनके बच्चे उनमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अगर बदलाव नहीं है तो सब डिटो दिखने लग जाएंगे। इसलिए वेरिएशन, थोड़ा सा डिफरेंस होना भी एक नई एवोल्यूशन जनरेशनल चेंज का बेनिफिट देता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन की ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वो एवोल्यूशन का बेसिस है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना है हमें कि जो रिप्रोडक्शन है उसके बाद उसमें क्या है, डीएनए कॉपिंग, फिर उसमें आएंगी वेरिएशंस, और वेरिएशन लीड्स टू द एवोल्यूशन। वेरिएशन एवोल्यूशन का बेसिस है, का बेसिस है। अब हम आते हैं बुक के 7.1.1 पे, जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो है नीश। क्या? नीश। नीश का मतलब द पर्टिकुलर प्लेस एंड conditions in an ecosystem where an organism
lives and uses available अवेलेबल बोलो रिसोर्सेस, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में स्पेसिफिक प्लेस और नीड्स ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक प्लेस या नीड्स ऑक्यूपाई करते हैं। और ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी की वजह से पॉपुलेशंस अपने पर्टिकुलर नीश में मेंटेन होती हैं। आई समझ? तो आगे बढ़ते हैं। जो है बॉडी डिजाइन प्लस नीश। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन उसके पर्टिकुलर नीश के लिए सूटेबल है, मतलब उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है। अगर रिप्रोडक्शन के टाइम डीएनए कॉपिंग रीजनेबली कंसिस्टेंट है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो यूजफुल बॉडी डिजाइन फ्यूचर में मेंटेन हो सकता है। मान के चलो कि आपकी बॉडी ठंड बर्दाश्त कर सकती है, तो आपके इकोसिस्टम के हिसाब से जो आपकी बॉडी ठंड बर्दाश्त कर सकती है, तो आपके जो न्यू इंडिविजुअल आएगा वो भी उसमें भी ठंड बर्दाश्त करने की फीचर्स वो मेंटेन करेगा। इसलिए डीएनए कॉपिंग बॉडी डिजाइन मेंटेन करती है और ऑर्गेनिज्म उसी नीश को, उसी क्वालिटी, उसी फीचर को आगे कंटिन्यू करता है। ऐसे में इसी वजह से रिप्रोडक्शन का रिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज से, जैसे कि डीएनए कॉपिंग की बॉडी डिजाइन मेंटेन किया, देखना मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें लिखना चाहिए तो तुम लिखो। ये नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो ही लिखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोल रहा होता हूँ जो तुम्हें नहीं पता होती, तो तुम्हें नोट्स कैसे बनते हैं? नोट्स बनते हैं कि मैं कुछ समझा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, बट तुम्हारे लिए वो शायद कुछ याद करने के लिए हो। क्या पता मैं बातों बातों में कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ। तो तुम्हें जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो तुम बोला हुआ भी उतार सकते हो, क्योंकि मैं हर चीज़ तो लिखूंगा नहीं। बॉडी डिज़ाइन मेंटेन करते हैं और उसके बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है कैन कंटिन्यू, उसी बॉडी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हैं उसी के निश का यूज़ करके, मतलब जिस इन्वायरमेंट और बेनिफिट्स के साथ वो बॉडी डिज़ाइन आता है। लेकिन निश हमेशा सेम नहीं रहता, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या? निश हमेशा सेम नहीं रहता। काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये। क्योंकि ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बाहर भी इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। ये थोड़ी जैसा वो कंट्रोल, जितना वो कंट्रोल कर सकता है इन्वायरमेंट वैसा ही रहेगा, उसके बाहर भी जा सकता है। ठंड एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, एक के बाद वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब इतनी बार बोल दिए एग्जांपल्स, अब बता भी देता हूँ, लिख के दे देता हूँ। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। वाटर लेवल चेंज हो सकता है। मीटियोराइट हिट्स जैसे इवेंट हो सकते हैं। और ये ही चेंजेस किसी भी पॉपुलेशन के निश को चेंज कर सकता है। इमेजिन एक पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर नीश के लिए परफेक्टली सूटेड है, ठीक है। एक पॉपुलेशन है, वो उसी एक इन्वायरमेंट के लिए परफेक्टली सूटेड है, पूरा उसके साथ सेटिंग बैठी है। लेकिन सडनली उस नीश में ड्रास्टिक चेंज आ गया, इस इन्वायरमेंट में बदलाव आ गया, ठीक है। तो अब अगर पॉपुलेशन के सारे ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो सभी एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। क्योंकि सब उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से बने और वो इन्वायरमेंट तो बदल गया, तो वो सबके लिए बदला, तो सबको वो बदलाव बदलाव पसंद नहीं आए। और जब न्यू कंडीशन उनके लिए सुटेबल नहीं होती तो पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है। वाइप आउट मतलब डिस्ट्रॉयड, खत्म, ऐसे समझ। एनसीईआरटी की एग्जांपल लेते हैं हम। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी चीज को ना, जैसे एक घर भी बनता है तो वो धीरे धीरे बनता है, पहले हमें सिर्फ ईंटें दिखती हैं, उससे पहले हमें सीधा नीचे का बेस दिखता है, मिट्टी दिखती है, हमें लगता है समझ नहीं आ रहा क्या। बट जैसी चीजें शेप लेने लगती है हमें समझ आता है, अच्छा जी। तो वैसे ही तुम्हें धीरे धीरे ही चीजों को जब तुम कनेक्ट करते जाओगे तुम्हें समझ आता होगा। और कम कनेक्ट कराने का काम मेरा है। इस चीज को एनसीईआरटी बैक्टीरिया के एग्जांपल से समझाता है। किसके? बैक्टीरिया। सपोज करो कुछ बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में जीते हैं, ठीक है। एक पानी में एक प्रॉपर, मतलब मान के चलो एक प्रॉपर एक ही टेम्परेचर में, कांस्टेंट टेम्परेचर में रहते हैं, और वो उसी टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्ट है। यानी ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना बहुत हॉट ना बहुत कोल्ड। अब मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन्वायरमेंट, मतलब नीश में चेंजेस आ गए, ठीक है। तो क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर है, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा वार्म, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट में चेंज आया और टेम्परेचर हो गया इंक्रीज। फिर
टेम्परेचर हुआ इंक्रीज, बैक्टीरिया गए, कुछ बैक्टीरिया या बोलो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर गए, क्योंकि वो उनकी बॉडी तो एक टेम्परेट वाटर को ही सूट करती थी। और कुछ जो हीट थोड़ी और बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं थे सारे बैक्टीरिया, सरवाइव। और फिर वो आगे ग्रो, बड़े हुए और उन्होंने आगे रिप्रोडक्शन की, और जिससे उनकी जनरेशन फिर आगे बढ़ गई। वरना सब मरे जाते तो बैक्टीरिया का ही नामो निशान खत्म, बैक्टीरिया नाम ही गायब हो जाता। अब लगा समझ? टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ज्यादातर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, और जो बचे हैं वो ग्रो होंगे और आगे रिप्रोड्यूस होंगे। सो हमने क्या पढ़ा? सो व्हाट डिड वी लर्न सो फार? हमने ये पढ़ा कि वेरिएशन ने इंडिविजुअल को गारंटी के साथ सेव नहीं किया, लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पर देखो, और कुछ इंडिविजुअल्स में यूजफुल वेरिएशन प्रेजेंट थी, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्पीशीज के सर्वाइवल का चांस तो बढ़ गया। इसलिए वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। अब तो मैं पूरा कनेक्ट हो गया कि वेरिएशन होना भी जरूरी है। सब एक जैसे होंगे तो एक जैसी चीजें बर्दाश्त कर पाएंगे, और उससे ऊपर कुछ आया तो सब एक साथ टपक जाएंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है इस पे, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? ठीक है, इसका आंसर लिख लो। डीएनए कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट, मेरी तरह इम्पोर्टेंट नहीं लिख देना, जैसे प्रॉपर लिखते हैं वैसे, बिकॉज इट ensures that the genetic information is passed on to the new cells during reproduction. Also allows the body design and inherited features to be maintained while small variations
may arise during DNA copying. ठीक है, DNA कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो इंश्योर करती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो भी है वो आने वाले न्यू सेल पे पास ऑन किया जाए रिप्रोडक्शन के थ्रू। और वो ये भी अलाउ करती है बॉडी डिज़ाइन को कि वो इनहेरिट करे जो भी फीचर्स आगे उसे पुराने सेल से मिले हैं। और थोड़े थोड़े वेरिएशंस भी अराइज हो सकते हैं ड्यूरिंग कॉपिंग। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट कुछ फीचर्स वो बॉडी डिज़ाइन वो इनहेरिट करता है और कुछ वेरिएशंस के साथ वो आगे आता है, क्योंकि वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट एज फॉर द evolution. Question 2, why is variation beneficial? ये तो तुम्हें पता है। Why is variation beneficial to the species? खासकर स्पीशीज के लिए, बट नॉट necessarily for the individual. इसका आंसर भी लिख लो। A variation may not always be useful for an individual and may even be harmful However, if environment if environmental conditions changes, some variations may help certain individuals survive. These surviving individuals can reproduce and help the species survive over time. ठीक है, अब मैं तुम्हें एमसीक्यूज दे देता हूँ, उसके आंसर तुमने कमेंट सेक्शन में डाल देने हैं। ठीक है,
फिट कर देते हैं आगे सारे। देखो अब आगे। ठीक है, आगे मेरा पेन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। इन सब का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो आज के एपिसोड 2 के लिए इतना ही। थैंक यू।